पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, कैसे ये फॉर्म हुई, किसने आइडिया दिया, कैसे इसके लिए इलेक्शंस हुए मेंबर्स के लिए, और क्या इसके फंक्शंस थे, और जब ये डिफरेंट फंक्शंस करती थी तो कैसे कौन कौन इसका प्रिसाइड करता था, इंडिपेंडेंस एक्ट आने से इसकी पोजीशन में क्या क्या चेंजेस हुए। अब और डिटेल में चलते हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है इसकी कमेटीज़ के बारे में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक फंक्शन तो करना नहीं था, बहुत सारी चीज़ें करनी थी, तो अलग अलग चीज़ें करने के लिए अलग अलग कमेटीज़ का होना ज़रूरी था। तो इसमें 8 मेजर कमेटीज़ थी और अदर माइनर कमेटीज़ थी। मेजर कमेटीज़ को एक बार देख लेते हैं। यूनियन पावर्स कमेटी थी जवाहरलाल नेहरू के पास, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी इन्हीं के पास थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पटेल जी के पास थी। ड्राफ्टिंग कमेटी अंबेडकर के पास थी। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ सरदार पटेल के पास थी। इसकी 5 सब कमेटीज़ थी। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी JB कृपलानी के पास। माइनॉरिटी HC मुखर्जी के पास, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी गोपीनाथ बारदोलोई के पास थी। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन असम AB ठक्कर के पास थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ ये कभी फंक्शनल नहीं हुई, क्योंकि हुआ क्या कि रेफरेंडम हुआ जिसमें बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाले एरियाज़ ने बोला कि पाकिस्तान के साथ जाएंगे। फिर भी इसके मेंबर्स देख लेते हैं तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, वो इसके मेंबर थे। खान अब्दुल समद खान और मेहरचंद खन्ना, चेयरमैन नॉट नोन। 6 जो मेजर कमेटी थी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। स्टेट्स कमेटी जो कि कमेटी थी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, वो जवाहरलाल नेहरू के पास थी। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। इसके अलावा कई सारी माइनर कमेटीज़ भी थी। फाइनेंस एंड स्टाफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। क्रेडेंशियल्स कमेटी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के पास थी। हाउस कमेटी बी पट्टाभी सीतारमैया के पास थी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस डॉक्टर KM मुंशी के पास थी। एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये GV मावलंकर के पास थी। GV मावलंकर वो थे जो प्रिसाइड करते थे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी बैठती थी। एडॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट S वरदाचारी के पास थी, जो कि एक असेंबली मेंबर नहीं थे। एडॉक कमेटीज़ वैसे भी परमानेंट कमेटीज़ तो होती नहीं है, जो पर्टिकुलर किसी टास्क के लिए शॉर्ट लिव टाइप की कमेटी बनाई जाती है वो होती है। तो कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस B पट्टाभी सीतारमैया। एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये नलिनी रंजन सरकार, वो भी एक असेंबली मेंबर नहीं थे। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन SK डार, नॉट एन असेंबली मेंबर ऑल्सो। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसके भी हेड जवाहरलाल नेहरू थे। मतलब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा उसको भी जवाहरलाल नेहरू ही चेक करेंगे, उनकी कमेटी ही चेक करेगी। प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन। एडॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप S वरदाचारी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, हमारे संविधान को एक तरीके से लिखने का काम इसी के पास में था। ये सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए, उससे 14वें दिन, उसके बाद 14वें दिन 29 अगस्त 1947। अब इसको टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। इसमें 7 मेंबर थे। BR अम्बेडकर तो हम सबको पता ही है, चेयरमैन थे। उसके अलावा N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N माधवा राव, TT कृष्णामाचारी। अब इस कमेटी ने क्या किया? इट कंसिडर्ड द प्रपोजल ऑफ वेरियस कमेटीज़ ने जो भी प्रपोजल दिए, जगह जगह से जो भी कमेंट्स आए, सबको कंसिडर करने के बाद में पहला ड्राफ्ट बनाया। पहला ड्राफ्ट इसने फरवरी 1948 में पब्लिश कर दिया। यानी अगर हम देखें तो 29 अगस्त, यानी अगस्त बीत जाने के बाद ही तकरीबन इसका गठन हुआ था। तो अगस्त के बाद में था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 6 महीने के अंदर अंदर पहला ड्राफ्ट इसने प्रस्तुत कर दिया, और वो पीपल ऑफ इंडिया को दे दिया गया कि इसको डिस्कस कर सकते हैं और प्रपोज कर सकते हैं अमेंडमेंट्स। 8 महीने का टाइम दिया गया। तो 8 महीने फरवरी से फिर गिनने लग सकते हैं हम, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो मोटा मोटा अक्टूबर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 8 महीने पूरा हो गया अक्टूबर 1948 में। अब उसके बाद में सारे जो कमेंट्स वगैरह आए और सजेशंस आए, तो उसको सेकंड ड्राफ्ट को फिर पब्लिश किया गया, उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए जो भी लगा उचित है, अक्टूबर 1948 में, 8 महीने बाद। ड्राफ्टिंग कमेटी ने फिर टोटल जो टाइम लिया था वो 6 महीने से कम लिया था ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए, और टोटल सिटिंग्स जो ली गई थी ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए वो 141 दिन सिटिंग हुई थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्टमेंट कैसे होता है? अंबेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया असेंबली में 4 नवंबर 1948 को। अभी हम देखते हैं कि अक्टूबर में
तो सेकंड ड्राफ्ट पब्लिश हो ही गया था। फिर उसके बाद में जो फाइनल ड्राफ्ट उसके नेक्स्ट मंथ यानी 4 नवंबर 1948 को फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया असेंबली में। फर्स्ट रीडिंग हुई। फर्स्ट रीडिंग में वैसे भी जनरल डिस्कशन ही होता है, पॉइंट बाय पॉइंट नहीं होता, तो इसीलिए 5 दिन ही चला। 9 नवंबर तक इसमें जो है जनरल डिस्कशन हुआ। उसके बाद फिर बीच में कुछ टाइम पीरियड हुआ होगा, सिटिंग नहीं हुई होगी असेंबली की। फिर 15 नवंबर 1948 को सेकंड रीडिंग शुरू हुई, क्लॉज बाय क्लॉज, इसमें टाइम लगता है, वो स्टार्ट हुई 15 नवंबर को। करीब करीब हम कह सकते हैं कि 1 महीने 2 दिन, सॉरी हम ये कह सकते हैं कि करीब करीब 1 साल, मैं 17 अक्टूबर को 1 महीने 2 दिन पड़ गया था, सॉरी। तो 17 अक्टूबर 1949, करीब करीब 1 साल के आसपास, 11 महीने के आसपास आप कह सकते हैं, सेकंड रीडिंग वाला चीज़ चलती है, क्लॉज बाय क्लॉज वाली। सेकंड रीडिंग एंड हुई 17 अक्टूबर 1949 को। इसमें 7653 अमेंडमेंट प्रपोज हुए थे, 2473 एक्चुअली डिस्कस हुए थे असेंबली में, तो समझ सकते हैं कितना रिगरस ये प्रोसेस था। उसके बाद में क्या होता है कि 14 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग स्टार्ट हो जाती है और अंबेडकर जो है मोशन मूव कर देते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ये मोशन 26 नवंबर 1949 को ये पास डिक्लेयर कर दिया जाता है और इस पर 284 मेंबर्स आउट ऑफ 299 मेंबर्स साइन कर देते हैं, जो कि एक्चुअली प्रेजेंट थे उस दिन, यानी 26 नवंबर 1949 को। यही वो डेट है जो हमारे प्रीएम्बल में मेंशन्ड है, एज द डेट ऑन विच पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गेव टू देमसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यही डेट हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है कि इसी दिन इंडिया के लोगों ने अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया, लेकिन अभी एनफोर्स नहीं हुआ है, ठीक है ना। अडॉप्ट कर लिया है, इनेक्ट कर लिया है, लेकिन एनफोर्समेंट नहीं हुआ है। एनफोर्समेंट कब करेंगे? 26 जनवरी 1950 को। दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑन 26 नवंबर 1949 हैड 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। प्रीएम्बल को सबसे बाद में, आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड, तब उसको इनेक्ट किया गया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर फॉर हिज ब्रिलियंट रोल नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मॉडर्न मनु। एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सम प्रोविजंस, कुछ प्रोविजन ऐसे थे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही, जब हमने जिस दिन इसको अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था, यानी 26 नवंबर 1949 को ही दे केम इन टू फोर्स, जैसे कि प्रोविजंस पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, शॉर्ट टाइटल्स कंटेंड इन आर्टिकल्स 5, 6, 7, 8, 9 etc. रिमेनिंग प्रोविजंस यानी मेजर पोर्शन जो था कॉन्स्टिट्यूशन का केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, जो कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कही जाती है और हमारा रिपब्लिक डे भी इसी को कहा जाता है। वाई डिड 26 जनवरी वॉज चूजन फॉर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज ऑन दिस डे इन 1930 पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन दिसंबर 1929 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। असल में 1929 के दिसंबर में लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें कि डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी लाहौर सेशन में, तो उसके हिसाब से 26 जनवरी को जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 1930 में। तो उसी पूर्ण स्वराज दिवस की ही एक तरीके से कह सकते हैं, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी को कंटिन्यू करने के लिए उसी दिन पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी ऑफिशियली INC की तरफ से। तो उसी को एक सिंबॉलिक वो करते हुए 26 जनवरी की डेट चूज़ की गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्रिटिसिज्म क्या क्या हैं, जो लोग इसे क्रिटिसाइज़ करते हैं उन्होंने क्या क्या क्रिटिसाइज़ किया कि नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। हमें ये भी पता है कि इसमें कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स थे और कुछ इलेक्टेड मेंबर्स थे, और जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो भी कैसे इलेक्ट होकर के आए थे, उन्हें भी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ थी, जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ थी, और उनमें से जो है उसमें से भी क्या है इनडायरेक्टली इलेक्ट करके भेजा गया था। तो वो भी, और वो जो खुद मेंबर चुन के आए थे जिन्होंने इन लोगों को इलेक्ट किया था, उन असेंबली के मेंबर्स का खुद का जो इलेक्शन था वो भी 10% लोगों के ही वोट से हुआ था। तो ये भी नहीं कि उसमें भी पूरे भारत ने एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे वोट दिया है। इसीलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। इनको जिन लोगों ने इलेक्ट किया वो लोग खुद इलेक्ट होकर के आए थे बहुत कम फ्रेंचाइज के ऊपर, और फिर इनको डायरेक्टली भी नहीं इलेक्ट किया गया था। ये एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि सॉवरेन मतलब सुप्रीम पावर, जिसके ऊपर कोई और ना हो, लेकिन इसके ऊपर तो अंग्रेज़ थे ना। उनका ये कहना था कि ये तो
भाई कैबिनेट मिशन प्लान ने बनवाया ही था, उसके प्रपोजल पे बनी ही थी ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो बाहर की शक्ति के प्रपोजल पे बनी थी और अपने सेशन भी करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन से। तो ये सॉवरेन बॉडी कैसे हुई, सर्वोच्च कैसे हुई? टाइम कंज्यूमिंग। लोगों ने बोला कि भाई 4 महीने के अंदर तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, तो इतना टाइम लगाया इन्होंने, इन्हें तो यहाँ वहाँ से कॉपी पेस्ट ही किया है ज़्यादातर, ऐसा लोगों का कहना था। नज़ीरुद्दीन अहमद जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम ही ड्रिफ्टिंग कमेटी कह दिया कि धीरे धीरे रेंग रेंग के काम कर रही है। और जो पॉइंट है वो है डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। लोग ये कहते हैं कि भैया ये पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जो काफ़ी हद तक सच भी लगता है। ग्रेनविले ऑस्टिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज अ वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशली वन पार्टी कंट्री। असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। फिफ्थ पॉइंट है जो क्रिटिसिज्म का है, लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस, अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वर नॉट सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड। तो ये पॉइंट भी काफ़ी हद तक जायज़ लगता है कि ज़्यादातर बड़े बड़े लॉयर्स थे, नेहरू जी खुद भी लॉयर थे और BR अम्बेडकर का भी हमें पता ही है, और जितने बड़े बड़े लोग थे इसमें वो सब बड़े बड़े लॉयर्स थे या तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे। बाकी सारे सेक्शंस कहीं पीछे छूट गए थे। एंड दिस वाज द मेन रीज़न फॉर बल्कीनेस एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखेंगे तो बहुत सारी वकालत की लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे सीधे समझ में नहीं आती है, तो उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि बड़े बड़े बैरिस्टर लोगों ने और एडवोकेट लोगों ने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। डोमिनेटेड बाय हिंदूज़, लॉर्ड विस्काउंट साइमन कॉल्ड इट अ बॉडी ऑफ हिंदूज़। और विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था कि असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सिंबल क्या था, एलिफेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र या लीगल एडवाइज़र कौन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, सर BN राव। सेक्रेटरी टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली HVR अयंगर। चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन SN मुखर्जी। कैलीग्राफर जिनकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश वाला, फॉलोइंग इटैलिक स्टाइल, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। ओरिजिनल वर्जन ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। ये शांति निकेतन के आर्टिस्ट हैं, नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने इल्यूमिनेट किया, ब्यूटिफाई किया और ऑर्नामेंट किया था ओरिजिनल प्रियम्बल को, कैलीग्राफ्ड बाय प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डन बाय वसंत कृष्ण वैद्य, एलिगेंटली डेकोरेटेड बाय नंदलाल बोस।